नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ तीसरा है कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई कविता के बहाने। बच्चों, आपके आज जो अब इस बार का जो सिलेबस है उसमें कुछ पाठ हटा दिए गए हैं। हालांकि मैं वो पाठ करवा चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप सभी ये नोट कर लें अपने पास कि कौन कौन से पाठ जो हैं आपके इस काव्य खंड में से और गद्य खंड में से हटा दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको करवाई थी हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ जो थी वो आत्मपरिचय, वो हटा दी गई है। केवल आत्मपरिचय हटाई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है वो है, तो उस पर आप टिक कर लीजिएगा। आत्मपरिचय को कट करके दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता आपकी रहेगी। दूसरी कविता थी आपकी आलोक धनवा की जो मैंने करवाई थी पतंग, उसे भी आप काट दीजिए, ये आपके सिलेबस में अब की बार नहीं है। तीसरी जो कविता है कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ, ये दो इनके पार्ट हैं इस कविता के, केवल इसी कविता के नहीं है, इनकी जो है अलग अलग उसमें कविता संग्रह से लिया गया है। पहली जो इनकी कविता है जो कि आज मैं करवाऊंगी, ये कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है, कविता के बहाने, ये आपकी कविता है। और इसी का जो दूसरा पार्ट है जो कि कविता दूसरा कोई नहीं कविता संग्रह से लिया गया था, बात सीधी थी पर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। कविता के बहाने है जो कि कुंवर नारायण जी की लिखी हुई है, और कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ जो इसी कविता के साथ जो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, इसको आप काट दीजिए अपने सिलेबस में से, क्योंकि ये अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद आगे की जो कविताओं में उमा शंकर जी के द्वारा लिखी गई है मेरा छोटा खेत और बगुलों के पंख, ये दोनों कविताएं जो हैं आप अपने उसमें से काट दीजिए। और एक और है कविता इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई बादल राग, ये बादल राग भी आप अपनी जो है पुस्तक के अंदर जो है इसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा दें, क्योंकि ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है। और गद्य खंड में से आपका जो है विष्णु खरे का लिखा हुआ है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है शिरीष के फूल। ये दोनों के दोनों पाठ जो हैं आपके सिलेबस में से अब की बार हटा दिए गए हैं, तो इसलिए हम ये सब अब नहीं करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मपरिचय हमने की थी वो नहीं आएगी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है वो आएगी, पतंग कविता आपकी नहीं आएगी, कुंवर नारायण जी की लिखी हुई बात सीधी थी पर, ये भी नहीं आएगी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो कुंवर नारायण जी की कविता जो है वो है कविता के बहाने। तो बच्चों, कविता के बहाने जो ये कविता ली गई है ये कविता संग्रह है उनका, जिसका नाम है इन दिनों। इन दिनों कविता संग्रह में से ली गई ये कविता है, और आज के समय में वो कविता का जो अस्तित्व है उसके विषय में जो है बताया गया है इसमें, और कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर दिया गया है। इससे पहले कि हम कविता पढ़ें, कविता के बहाने हम जानेंगे कुंवर नारायण जी के विषय में थोड़ा सा। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी, और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की थी। अनेक देशों की भी यात्रा कुंवर नारायण जी ने की। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं काव्य संग्रह में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, और प्रबंध काव्य इनका है आत्मजयी। कहानी संग्रह में आकारों के आसपास, समीक्षा इन्होंने लिखी आज और आज से पहले, और सामान्य में मेरे हस्ताक्षर, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं रही हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञान पीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कुंवर नारायण जी सन 1950 के आसपास इन्होंने ही काव्य लेखन की शुरुआत की थी। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा
और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। और जो इन्हें अभी मैंने पुरस्कारों के विषय में आपको बताया ही है। अगर हम इनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो कवि ने जो है कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है। कुंवर नारायण जी नगरीय संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ पर विवरण बहुत कम है, परंतु इन्होंने व्यक्तिक तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ जो है प्रकट किया है। भाषा शैली कवि की जो रही है वो भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। अगर हम कहें कि इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी मिलता है। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते हैं, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। तो आज जो कविता है कविता के बहाने, तो बच्चों ये कविता के बहाने अभी मैंने आपको बताया कि इन दिनों नामक जो कविता है उस कविता संग्रह है उससे ली गई है। इस कविता में जो है कविता की यात्रा बताई गई है कि जैसे उदाहरण दिए हैं चिड़िया का, फूल का और बच्चों का, यानी प्रकृति के उदाहरण से ही इन्होंने कविता की यात्रा को समझाया है कि जो कि चिड़िया और फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। एक ओर तो प्रकृति है और दूसरे ओर जो है उनका मानना है कि भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ एक बच्चा है। कवि कहता है कि चिड़िया की जो उड़ान है उसकी सीमा होती है, यानी कि एक सीमित ऊंचाई पर ही चिड़िया उड़ सकती है। और फूल जो खिलता है उसका भी समय निश्चित होता है कि फूल जो है 1 या 2 दिन खिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक खिला रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो मुरझाने लगता है। लेकिन कविता जो है उसकी महक चारों तरफ हमेशा बनी रहती। जब भी हम उस कविता को सुनते हैं या उसको जो है अपने भीतर समाना चाहते हैं तो उसकी महक जो है हमें चारों तरफ सुगंध से जो है सुगंधित महसूस होती है। लेकिन बच्चे जो होते हैं, बच्चों की जो सपने होते हैं वो असीम होते हैं। बच्चों के खेल जो हैं उनमें किसी प्रकार का सीमा का कोई स्थान नहीं होता। तो ये जो कविता है ये बच्चों के समान ही होती है। कविता जो है वो शब्दों का खेल होती है और शब्द जो हैं, शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, वर्तमान, अतीत, भविष्य, ये सब जो हैं केवल खिलौने मात्र होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन से खुद ब खुद टूट कर जो है बिखर जाते हैं और वो कविता का रूप ले लेते हैं। अब ये कविता जो है इसकी कोई सीमा नहीं है। इस सीमाहीन कविता के विषय में जो है कवि क्या कहता है ये आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही छोटी सी कविता है बच्चों, कविता के बहाने। अब यहाँ पर जो है कविता जो है उसको किसकी अभी मैंने आपको बताया कि चिड़िया की उड़ान के साथ जो है इसकी कल्पना की गई है और चिड़िया का उदाहरण दिया गया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब कवि जो है कहता है, क्या कहता है कि सीमा जो है वो बंधी हुई होती है दूसरों के लिए, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। तो कवि जो है कविता की कल्पना की उड़ान सिद्ध करने के लिए चिड़िया का उदाहरण देता है और साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में वो क्या कहता है कि चिड़िया की उड़ान जो होती है सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का जो दायरा है वो है असीमित। तो इसलिए कविता एक उड़ान है, यानी कि कविता जो है कल्पनाओं की उड़ान है। तो चिड़िया जो होती है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि जो चिड़िया केवल सीमित उड़ान ही उड़ सकती है वो कल्पनाओं की इस कविता को क्या जाने, कि कल्पनाओं से जो दूर दूर तक चली जाती है। एक कहावत है ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि जहाँ पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच सकती वहाँ से भी कहीं अंदर तक जो है कवि की कल्पनाएं पहुँच जाती हैं। तो इसलिए यहीं पर जो है चिड़िया का माध्यम जो है उदाहरण देते हुए कवि क्या कहता है कि कविता की जो कल्पना का दायरा है वो तो बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो उस उड़ान को चिड़िया भला क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब क्या कहते हैं, चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है,
तो आपने देखा भी होगा आपके आसपास चिड़ियाँ जो हैं उनका एक दायरा होता है, वो कहाँ कभी अंदर आ जाती है, कभी बाहर चली जाती है, कभी इस घर में की छत पे बैठ जाएगी, कभी दूसरे घर की छत पे बैठ जाएगी। परंतु कविता की जो उड़ान है वो विस्तृत है, व्यापक है। तो कहते हैं कवि के भावों की जो है कोई सीमा नहीं होती। कवि की जो कल्पनाएं हैं उसके भाव जो हैं उनका कोई जो है एक सीमा बंधन नहीं होता। कविता जो है घर घर की कहानी कहती है। कविता जो है हर जगह की, हर स्थान की, हर एक फूल पत्ते की कहानी कह जाती है। तो कहते वह पंख लगाकर जो है किसी भी जगह उड़ सकती है। तो उसकी उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, वे उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है, इसलिए चिड़िया उस उड़ान को जो है समझ नहीं सकती। अब इसमें क्या कह सकते हैं हम कि चिड़िया जो है कहाँ कहाँ उड़ सकती है, घर के भीतर, घर के बाहर, इस घर उस घर, लेकिन जो कविता है, कवि के भाव हैं, उसकी उड़ान जो है वो पंख लगाए हुए ना जाने कहाँ की कहाँ उड़ जाती है। तो कविता के पंख जो है लगाकर कौन उड़ता है, कवि उड़ता है, और वह इसके सहारे क्या करते हैं, मानव मन पर और समाज की भावनाओं की जो है अभिव्यक्ति करता है, इसलिए उसकी उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। अब अगली पंक्तियों में कवि क्या कहता है, कविता का खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब कविता एक खिलना है। अब कहते हैं कवि कहता है कि कविता की जो रचना होती है ना, फूलों के बहाने से ही हो सकती है। फूलों को देखकर जो है कभी कभी कवि जो है फूल पर, पत्तियों पर कई प्रकार की जो है कविताएं लिख देता है। तो फूलों को देखकर जो है कवि का मन प्रसन्न रहता है और उसके मन में जो है कविता जो है फूल की भांति खिल उठती है, विकसित होती है। कहते फूल में जो है, फूल से जो है कविता में रंग भाव ये सब आते हैं। जिस प्रकार की फूलों के रंग भाव अलग अलग प्रकार से आते हैं और वो खिलते हैं, तो कहते हैं उसी प्रकार से कवि के भीतर भी फूलों की भांति कविता का विकास होता है। उसके जो भाव हैं वो विकसित होकर किसका रूप ले लेते हैं, कविता का रूप ले लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि कविता जो खिलना है फूलों के बहाने, कहते हैं कि कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते, वो नहीं समझ सकते, क्योंकि फूल जो है कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। कहते बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि फूल जो होते हैं वो कुछ समय के लिए खिलकर, खुशबू फैलाकर और फिर मुरझा जाएंगे। उनका जो एक समय होता है वो निश्चित होता है। वे घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर अपनी सुगंध फैला सकते हैं, परंतु शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कविता जो है वो बिना मुरझाए हुए, यहाँ पर वो कहते हैं ना, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कहते कविता जो है बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन को जो है महकाती रहती है, उनको सुगंधित करती रहती है। तो इस बात को फूल नहीं समझ सकते, इस बात को फूल नहीं समझ सकते कि क्या होती है खुशबू, क्योंकि उनकी खुशबू क्या है, निश्चित है, एक समय में बंधी हुई है। लेकिन कविता की खुशबू तो सदियों सदियों तक रहती है। आज भी हम किसी कविता को, कोई वीर रस से भरी हुई कविता, कोई श्रृंगार रस से भरी हुई कविता, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कविता जिसको पढ़कर जो है मन को सुकून मिलता है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, उसके पीछे छिपे हुए जो भाव हैं उनको समझकर जो है व्यक्ति का मन खिल उठता है। तो उस जो सुगंध को जो है वो फूल नहीं समझ सकता। तो इसलिए वो कहते हैं कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। माने का मतलब होता है अभिप्राय, महकने का जो उसके पीछे जो है अभिप्राय है वो भला फूल क्या समझ सकते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर कविता को क्या कहा है, खेल कहा है। जैसे बच्चे अपने खेल खेलते हैं अलग अलग खिलौनों के साथ, अलग अलग तरीकों के साथ, उनका हर खेल जो है बड़ा ही रोचक बन जाता है। तो कहते हैं ऐसे ही कविता को जो है, कवि की कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है कवि। वो क्या कहता है, जिस प्रकार बच्चे जो होते हैं ना, कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, तो उसी प्रकार कविता के लिए भी कविता जो है कवि के लिए क्या होता है, शब्दों का खेल होता है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पर जो है
वो प्रकट हो जाती है। कहीं पर वो बैठा है चुपचाप कवि और उसके सामने कोई एक ऐसी बात आ गई या कोई एक ऐसी वस्तु आ गई जिसको देखकर उसके मन में भाव जाग गए, तो उसको देखते ही उसके मन में क्या आ जाते हैं, उन भावों के साथ जो है उसकी लेखनी अपने आप से उठ जाती है, उसकी कलम अपने आप उठ जाती है और वो एक कविता का रूप ले लेती है। तो कहते हैं वे बच्चों के खेल की तरह ही होती है, कभी भी कहीं पर भी किसी भी स्थान पर जो है अपने आप प्रकट हो जाती है और वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर देती है। तो इसलिए कहते हैं जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं कि यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, कि बच्चों के लिए सभी घर जो है एक जैसे होते हैं। तो वे खेलने के लिए समय और अपने पराये का भेद कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए तो सभी घर एक जैसे हैं। ना उन्हें ये लगता है कि हम अपने घर में खेल रहे हैं या दूसरे के घर में, बस खेलने के लिए उनको कोई खिलौना मिलना चाहिए या कोई जगह ही मिलनी चाहिए। तो इसी तरह कवि जो है अपने शब्दों से अपने अंदर के और अपने बाहर के संसार के मनोभावों का जो है एक रूप प्रदान कर देता है अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से, और वह बच्चों की तरह क्या हो जाता है, एकदम बेपरवाह हो जाता है। उसे नहीं पता होता कि उसकी कविता जो है वो लिखेगा कैसी होगी कैसी नहीं, बस उसके मन के जो भाव हैं वो बंधन को ना मानकर वो कविता का रूप लेकर कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं। तो कविता पर कोई बंधन, किसी प्रकार की सीमा, ये कोई समय जो है वो निश्चित नहीं होता, कुछ भी उस पर लागू नहीं होता। तो इसलिए ये बच्चे की सरलता की भांति, एक बाल मन की भांति जो है कविता अपने आप को प्रकट कर देती है। कविता कवि के मन के भावों से निकलकर एक रूप लेकर जो है वो लोगों के बीच में जब आती है तो वो अपनी उड़ान की सीमा से परे अपनी सुगंध को फैलाते हुए दूर दूर तक, और कोई उसके लिए समय निश्चित नहीं है, कभी भी उसकी सुगंध जो है फैल सकती है और कहीं पर भी उसके अपने मन के भावों को प्रकट कर देती है। तो ये थी बच्चों कविता, आपकी कविता के बहाने। इससे अगली कविता जो बात सीधी थी पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस कविता को नहीं कर रहे हैं। आप केवल इसी कविता को करेंगे और इस कविता के बहाने कविता को आप अपने पुस्तक में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और किसी भी शब्द का मतलब आपको समझ में ना आया हो या किसी प्रकार की इस कविता से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप मुझसे जो है उसके विषय में अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बच्चों इसके अंदर जो है आपसे पूछा जाता है कि भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के विषय में बताइए, तो आप इसके विषय में इसकी बोली क्या है, यानी कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है वो आप ज़रूर बताएंगे। इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें सरल और सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है पूरी ही भाषा में। चिड़िया क्या जाने या फूल क्या जाने या बिना मुरझाए फूल खिलने के बहाने फूल क्या जाने, ये जो जहाँ पर भी प्रश्न जो है वाचक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है और कविता का इसमें मानवीकरण किया गया है। यानी कि कविता कोई मनुष्य का रूप नहीं है, लेकिन उसको जो है एक जड़ से चेतन की अवस्था में लाकर जो है प्रकट किया गया है। तो कविता के विषय में जो बात की गई है वो उसकी कविता का मानवीकरण इसके अंदर किया गया है। तो जहाँ जहाँ पर भी इन चीज़ों के विषय में, अब यहाँ पर मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है, फूल क्या जाने इसमें भी अनुप्रास अलंकार, इसमें भी प्रश्न अलंकार है, चिड़िया क्या जाने प्रश्न अलंकार है। पूरी जो कविता है वो मुक्तक छंद में लिखी गई है और शांत रस है इसमें। ये कविता की जो है किससे तुलना की गई है, चिड़िया से तुलना की गई है, फूल से तुलना की गई है, और बच्चों की जो बाल मन के साथ जो है उसकी समानता प्रकट की गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति में बच्चे के मन की जो सरलता है उसकी अभिव्यक्ति हुई है, और बच्चों के बहाने इसमें अनुप्रास अलंकार है, और पूरी कविता के अंदर जो है साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इस कविता को आप समझ लीजिए, इस कविता के अंदर जो है जो जो विशेष बातें हैं उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलते चलते एक बात ज़रूर कहूँगी कि इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।